जय भीम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड ऐसी 6 कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगा और जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है और हो सकता है काफ़ी लोगों को मालूम भी हो, पर मैं वो 6 कहानियाँ आप लोगों को सामने सुनाऊंगा। इस वीडियो में मैं वो पहली कहानी सुनाऊंगा और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि वो 6 कहानियाँ कौन सी हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं वेटिंग फॉर वीज़ा जो बुक है, मैं उससे ये जो 6 कहानियाँ हैं, मैं उस बुक से वो 6 कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं और मोटिवेट करने वाली हैं और आपको रुला देने वाली कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ हैं जो आप लोगों को सुनना भी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में वो पहली कहानी सुनाऊंगा। बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर ये बुक किसी को पढ़नी है तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर किसी को ख़रीदनी है बुक तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ये बुक ले सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है और मज़ा आएगा पढ़ने में, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, ताकि आप लोग भी कुछ इससे जान सकें, कुछ महसूस कर सकें, कुछ एहसास कर सकें कि उस समय में ऐसा क्या होता था। तो बाबा साहब से रिलेटेड एक घटना है जो कि उनके बचपन में उनकी घटना ये घटित हुई थी जब वे 9 वर्ष के थे। तो बाबा साहब ये लिखते हैं इस बुक में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जनपद के दापोली तालुका से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम होने के समय से ही मेरे पूर्वज अपने पुश्तैनी काम छोड़कर कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया था और सेना में नौकरी कर ली थी। उनका रैंक एक अधिकारी स्तर का था और जब वे रिटायर हुए तो सूबेदार थे। अपने रिटायरमेंट के बाद मेरे पिता दापोली में बसने के इरादे से परिवार को लेकर आए थे, पर कुछ कारणों से मेरे पिता का विचार बदल गया। वे दापोली छोड़कर सतारा में आ गए, जहाँ पर 1904 तक रहे थे। पहली घटना तो मुझे अच्छी तरह याद है, 1901 में घटी थी जब हम सतारा में रहते थे। तब मेरी माता का देहांत हो चुका था। मेरे पिता सतारा जिले के खाटो तालुका के गोरे गांव में थे, जहां वे खजांची के पद पर काम करते थे। वहां बम्बई सरकार ने अकाल पीड़ितों को रोजगार देने के लिए, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, खुदाई का काम आरंभ कराया हुआ था। जब मेरे पिता गोरे गांव गए तो वे मुझे, मेरे बड़े भाई और बहन के 2 बेटों को, जिसमें से बहन की मृत्यु हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे, और मेरी चाची और कुछ पड़ोसियों की देखरेख में घर पर छोड़ गए थे। मैं जानता हूँ मेरी चाची दयालु थीं, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। वह कुछ नाटे कद की थीं और कुछ उनके पैरों में तकलीफ़ थी, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती थी और किसी के सहारे के साथ ही चल पाती थीं। ज़्यादातर उन्हें उठाना पड़ता था। मेरी बहनें थीं, पर उनकी शादियाँ हो गई थीं, इसलिए हमें विशेष रूप से खाना बनाते समय काफ़ी परेशानी होती थी। क्योंकि हमारी चाची कोई मदद नहीं कर सकती थीं, तो हम चारों बच्चे स्कूल जाते थे और खुद खाना बनाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हम पुलाव पर ही जिंदा रहते थे, जिसे तैयार करना हमारे लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसमें चावल और मटर के सिवा कुछ नहीं पड़ता था। खजांची होने के नाते मेरे पिता अपना ऑफिस छोड़कर हमें देखने के लिए नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखा कि हम गोरे गांव आ जाएं और अपनी गर्मियों की छुट्टियां उनके साथ बिताएं। हम इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुए। जाने को लेकर हम बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि उस समय तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। सारी तैयारियां हमने कर ली थीं। अंग्रेजी बनावट की नई कमीज़ें, चमकीली टोपियाँ, नए जूते, नई सिल्की किनारे की धोतियाँ, यात्रा के लिए सब कुछ ले ली थी। मेरे पिता ने यात्रा के बारे में सारी बातें बता दी थी और यह भी हमसे कह दिया था कि हम उन्हें अपने प्रस्थान करने के दिन की सूचना दे दें, ताकि हम अपने चपरासी को हमें लेने के लिए रेलवे स्टेशन भेज दें। इस व्यवस्था के अनुसार मैं, मेरे भाई बहन के 2 बेटों और हम चारों ने सतारा में प्रस्थान किया। घर पर हमारी चाची रह गई थी, जिनकी देखभाल के लिए हमने अपने पड़ोसियों से वादा ले लिया था। हमारे घर से रेलवे स्टेशन 10 मील की दूरी पर था, अतः हमने स्टेशन तक जाने के लिए एक तांगे का इंतजाम कर लिया था।
हमने नए कपड़े पहने हुए थे और हंसी खुशी घर से निकल रहे थे। बस हमारी चाची रो रही थी, जो हमारी विदाई में दुख से पड़ी हुई थी। जब हम स्टेशन पहुँचे तो मेरे भाई ने टिकट लिए और मुझे तथा मेरी बहन के बेटों को एक एक आना रास्ते के लिए जेब खर्च दिया। हमने तुरंत अपने विलासी जीवन की शुरुआत लेमन की बोतल का आदेश देकर किया। जैसा कि ट्रेन सीटी बजाती हुई आई, हम इस डर से उसमें तुरंत चढ़ गए कि हम पीछे न रह जाएं। हमें बताया गया था कि हम गोरेगांव के लिए नज़दीक के रेलवे स्टेशन मसूर उतर जाएं। शाम के 5 बजे ट्रेन मसूर स्टेशन पहुंची और हम अपने सामान लेकर नीचे उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्री वहां से अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए, पर हम 4 बजे प्लेटफॉर्म पर अपने पिता या उनके द्वारा भेजे जाने वाले चपरासी का इंतज़ार करते रह गए थे। हमने लंबा इंतज़ार किया पर वहाँ कोई नहीं आया। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर पूछताछ करने आया। उसने हमसे हमारे टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिखा दिए। उसने हमसे वहाँ रुकने का कारण पूछा। हमने उसे बताया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम यहाँ अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं, पर ना तो कोई आया और ना हम जानते हैं कि हम गोरेगांव कैसे पहुँचें। हम सभी बच्चे अच्छे कपड़े में थे। हमारे बातचीत और कपड़ों में से यह नहीं समझ सकता था कि हम अछूत बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर को सचमुच यकीन था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और जिस दशा में हमें देखा था उसमें उसने हमें ज़्यादा ही स्पर्श कर लिया था। पर जैसा कि हिंदुओं में रिवाज है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। मैंने एक क्षण सोचे बगैर बताया कि हम महार हैं। महार वह समुदाय है जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूत माना जाता था। वह सन्न रह गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। हम देख सकते थे कि वह घृणा की भावना से भर गया था। जैसा ही उसने मेरा उत्तर सुना, वह तुरंत अपने कमरे में चला गया और हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट और बीत गए। सूरज लगभग डूब रहा था, लेकिन पिता वह नहीं आए। न उनका नौकर आया और न स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ गया था। हम हक्का बक्का थे। हमारी सारी खुशी, सारा आनंद जो हमें यात्रा के आरंभ में था, दुख में बदल गया था। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे पूछा कि हम क्या चाहते हैं। हमने कहा कि यदि हमें बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम गोरेगांव पहुंच जाएंगे, और यदि ज़्यादा दूर नहीं है तो हम सीधे भी जा सकते हैं। यहाँ बहुत सी बैलगाड़ियाँ भाड़े पर चलती हैं। पर स्टेशन मास्टर को दिया गया हमारा जवाब कि हम महार हैं गाड़ी वाले के दिमाग में घूमने लगा था और उनमें से कोई भी अपवित्र होने और अछूत सवारियों को ले जाने को लेकर तैयार नहीं था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमने देखा कि पैसे ने भी काम नहीं किया। स्टेशन मास्टर जो हमारी तरफ से बात कर रहा था, खामोश खड़ा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? यह जानकर कि वह हमारी परेशानी का हाल खोज रहा था, हम चिल्लाए, हाँ हम चला सकते हैं। हमारा जवाब सुनकर वह चला गया और हमारी ओर से बातचीत करके उसने हमें बताया कि हम गाड़ी वाले को दुगना किराया देंगे और स्वयं गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी वाला गाड़ी के साथ रास्ते भर पैदल चलेगा। एक गाड़ी वाला इस तरह चलने को तैयार हो गया। उसको कमाई का मौका भी मिल गया और उसने अपने को अपवित्र होने से भी बचा लिया। लगभग 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, पर हम स्टेशन तब तक नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक हमें यह यकीन ना हो जाए कि हम अंधेरा होने से पहले ही गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने पहले गाड़ी वाले से यह पूछा कि गोरेगांव कितना दूर है और कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। उसने हमें आश्वस्त किया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसकी बात पर विश्वास करते हुए हमने गाड़ी में अपना सामान रखा, स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठ गए। हम में से एक ने लगाम पकड़ी और हमारे साथ पैदल चल रहे आदमी के साथ साथ गाड़ी चल दी। स्टेशन से थोड़ी दूर नदी थी। कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ पानी के गड्ढे थे, नदी पूरी तरह सूखी हुई थी। गाड़ी के मालिक ने हमसे कहा कि हम थोड़ा आराम कर लें और कुछ खा पी लें, क्योंकि आगे पूरे रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। हम सहमत हो गए। उसने हमसे कहा कि हम किराए का कुछ भाग दे दें ताकि गांव जाकर वह भी कुछ खा पिए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी वापस आने को कहकर चला गया।
हम बहुत भूखे थे, इसलिए हम मौका पाकर खुश थे। हमारी चाची ने पड़ोस की औरतों को जोर डालकर हमारे रास्ते के लिए कुछ तैयार भी करवा दिया था। हमने टिफ़िन खोला और खाना शुरू कर दिया। हमें चीज़ों को धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी। हम में से एक नदी में बने पानी को गड्ढे के पास गया जो नज़दीक था, पर वास्तव में वहाँ पानी नहीं था। वहाँ कीचड़ और गाय बैलों और दूसरे जानवरों का मलमूत्र था जो वहाँ पानी पीने के लिए आते थे। वास्तव में वहाँ पानी उपयोग के लिए नहीं था। वह पानी इतना बदबूदार था कि हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं पी सकते थे। हमने खाना बंद कर दिया और गाड़ी मालिक का इंतज़ार करने लगे। वह काफ़ी देर तक नहीं आया। उसे सभी दिशाओं में देखने के लिए हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। अंततः वह आया और हमने अपनी यात्रा फिर शुरू की। हम 4-5 मील तक गाड़ी चलाते रहे और वह पैदल चलता रहा। बाद में वो अचानक कूदकर गाड़ी में आ गया और हमारे हाथ से लगाम ले ली। हमने सोचा जो आदमी अपवित्र होने के डर से गाड़ी तक किराए पर नहीं दे रहा था, वो सारा धर्म संकोच छोड़कर इसी गाड़ी में हमारे साथ बैठ गया है। शायद मानवीय हो गया है, पर हमने उससे इस बारे में कुछ पूछने का साहस नहीं किया। हम अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी जल्दी से पहुंच जाना चाहते थे। कुछ समय तक हम गाड़ी के चलते रहने में ही रुचि लेते रहे, पर शीघ्र ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में राहत देने वाली कोई सड़क लाइट वहाँ नहीं थी। कोई आदमी, कोई औरत, कोई जानवर तक वहाँ नहीं चल रहा था, जिसे देखकर हमें लगे कि हम भी उनके बीच में हैं। हम चारों ओर अकेलेपन के डर से घिर गए थे। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। जितनी हिम्मत हमारे पास थी हम सब ने सब जुटा ली थी। हम मसूर के दूर आ गए थे। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, पर अब तक गोरेगांव को कोई अता पता नहीं था। हमें अजीब अजीब विचार आ रहे थे। हमें गाड़ी वाले की नीयत पर शक होने लगा कि शायद यह हमें मारने की सुनसान जगह पर लेके जा रहा है। हमारे पास सोने के जेवरात थे और उसी वजह से हमारा शक बढ़ रहा था। हमने उससे पूछना शुरू किया, हमें गोरेगांव पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है। उसने हमें यह कहकर शांत कर दिया कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस अब जल्दी से पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज गए थे और गोरेगांव का कुछ पता नहीं था। हम बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और गाड़ी वाले को बुरा भला कहने लगे। हम देर तक रोते चिल्लाते रहे, पर गाड़ी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हम कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। गाड़ी वाले ने कहा, वह रोशनी देखते हो, वह टोल कलेक्टर की रोशनी है। रात को हम वहीं आराम करेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई और हमने रोना बंद कर दिया। रोशनी अभी दूर थी, पर हमें लगता था कि हम वहाँ कभी नहीं पहुँच सकेंगे। हम इतने थक चुके थे कि टोल कलेक्टर की कुटिया तक पहुँचने में हमें 2 घंटे लग गए। इस अंतराल ने हमारी चिंता को बढ़ा दिया और हमने गाड़ी वाले से हर तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसा यहाँ तक पहुँचने में देर क्यों हुई और क्या हम सही रास्ते पर चल रहे थे इत्यादि। अंततः आधी रात गए गाड़ी टोल कलेक्टर की कुटिया पर पहुँच गई। यह कुटिया एक पहाड़ी पर स्थित थी, पर थी पहाड़ी की दूसरी तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सी बैलगाड़ियाँ थीं जो रात में रुकी हुई थीं। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और हमारी बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा थी, पर सवाल वही पानी का था। सो हमने अपने चालक गाड़ीवान से पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकता है। उसने हमें सावधान करते हुए कहा कि टोल कलेक्टर एक हिंदू है और यदि हमने सच बोला कि हम महार हैं तो पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। उसने कहा, तुम अपने को मुसलमान बताओ और अपने भाग्य को आजमाओ। उसकी सलाह पर मैं टोल कलेक्टर की कुटिया पर गया और उसे कहा कि हमें थोड़ा पानी दे दें। कौन हो तुम? उसने जानना चाहा। मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, ताकि उसे कोई संदेह न रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। पर यह तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि उसका जवाब रूखा था। यह तुम्हारे लिए किसने पानी रखा है? पहाड़ी पर पानी है, यदि तुम वहाँ से लाना चाहते हो तो ले आओ। मेरे पास कोई पानी नहीं है। यह कहकर उसने हमें भगा दिया। मैं गाड़ी के पास वापस आ गया और उसका जवाब अपने भाई को बता दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने क्या अनुभव किया, पर उसने हमसे यह कहकर कि हम सो जाएं और वो जगता रहा। बैल खोल दिए गए थे
और गाड़ी को खड़ी कर दिया गया था। हमने गाड़ी में ही अपने बिस्तर लगा लिए थे और लेटकर सो गए थे। अब हम सुरक्षित स्थान पर आ गए थे और इसलिए हमने जो हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते थे। हमारे पास काफ़ी सारा खाना है, हमें भूख भी बहुत सारी लगी हुई थी। इस सब के बावजूद हमें कुछ खाए सोना पड़ा, क्योंकि हमें पानी नहीं मिल सका था, क्योंकि हम अछूत थे। यही अंतिम विचार था जो हमारे दिमाग में आया था। मैंने कहा हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं, पर मेरे भाई के मन में शंकाएं थीं। उसने कहा कि हम चारों को एक साथ सोना अक्लमंदी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि एक बार में 2 जने सो जाएं और 2 को जगते रहना चाहिए। इस प्रकार हमने उस पहाड़ी पर वह रात बिताई। तड़के 5 बजे भोर में गाड़ी वाले ने कहा कि अब हमें गोरे गांव के लिए चल देना चाहिए, पर हमने स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ से 8-9 बजे से पहले हम नहीं निकलेंगे। हमने कोई मौका नहीं लेना चाहा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सो हम 8 बजे रवाना हुए और 11 बजे गोरे गांव पहुँच गए। हमारे पिता को हमें देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। हमने विरोध किया कि हम सूचना दे चुके थे, पर उन्होंने नहीं माना। अंततः पता चला कि दोस्त मेरे पिता के नौकर का था। उसे हमारा पत्र मिल गया था, पर वह उसे मेरे पिता को नहीं दे सका था। इस घटना का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना घटी मैं 9 साल का था, पर इसने मेरे मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। इस घटना से पहले मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों के साथ अपमानजनक भेदभाव किया जाता है। इसके लिए मुझे पता था कि मैं स्कूल में अपनी श्रेणी के अनुसार अपनी सहपाठियों के साथ नहीं बैठ सकता था और मुझे एक कोने में बैठना पड़ता था। मैं जानता था कि स्कूल में मेरे लिए अलग से टाट का कपड़ा था जिस पर मैं कक्षा में बैठता था, जिसे सफाई कर्मचारी भी स्कूल साफ करते समय छूता तक नहीं था। मुझसे कहा गया कि मैं टाट को शाम को अपने घर ले जाया करूं और दूसरे दिन लाया करूं। मैं जानता था कि स्कूल में सवर्ण बच्चों को जब भी प्यास लगती थी वे नल पर जाते थे और उसे खोलकर पानी पी लेते थे। बस अध्यापक की आज्ञा की ज़रूरत होती थी, लेकिन मेरी स्थिति बहुत अलग थी। मैं नल नहीं खोल सकता था और जब तक कि कोई सवर्ण व्यक्ति नल न खोलता मेरे लिए अपनी प्यास बुझाना संभव नहीं था। मेरे मामले में अध्यापक की आज्ञा काफ़ी नहीं थी, स्कूल के चपरासी का उपस्थित होना भी जरूरी था, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जिससे कक्षाध्यापक ऐसा करने के लिए कह सकते थे। यदि चपरासी नहीं होता था तो मुझे उस दिन बिना पानी पिए ही रहना पड़ता था। मैं जानता था कि घर पर कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं, इसलिए नहीं कि हम धोबी को पैसे देने के लिए स्थिति में नहीं थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़ा धोती थीं क्योंकि हम अछूत थे और कोई भी धोबी एक अछूत के कपड़े नहीं धोता था। मेरी बड़ी बहन हम सब बच्चों के बाल काटती थी और दाढ़ी बनाती थी। यह काम करते करते वह एक कुशल नाई बन गई थी। वह इसलिए हमारे बाल नहीं काटती थी कि सतारा में कोई नाई नहीं था या हम नाई को पैसा देने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि दाढ़ी इसलिए बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन को इसलिए करना पड़ता था क्योंकि हम अछूत थे और कोई नाई अछूत की दाढ़ी बनाने और बाल काटने के लिए तैयार नहीं था। यह सब मैं जानता था, पर यह घटना मेरे लिए एक आघात थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस घटना ने मुझे अस्पृश्यता के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि इस घटना के पूर्व अस्पृश्यता मेरे लिए एक साधारण बात थी। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 6 कहानियाँ ऐसी सुनाऊंगा, जिसमें से ये पहली कहानी थी जो बाबा साहब के बचपन में उनके 9 वर्ष की उम्र में ये घटना घटित हुई थी। अगर हम लोग आज के समय के बच्चों की बात करें तो 9 वर्ष की उम्र में बच्चों को इतना सब कुछ नहीं मालूम होता है, और बाबा साहब ने 9 वर्ष की उम्र में ये सब चीज़ें फेस की थी। वैसे हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अभी भी हालांकि, लेकिन हम सिर्फ बाबा साहब की बात यहाँ पर करते हैं अगर, तो आप देखिए कि आज के समय से उस समय में जो उस समय का जो समय हुआ करता था, उस समय कितना ज़्यादा परिवर्तन आज के समय में आ चुका है। उस समय के हिसाब से आज के समय में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। बोतल से पानी पी सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो ब्राह्मण समाज के दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ में हम बैठते हैं, खाना खाते हैं। ये सिर्फ इस बदौलत हो सका क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब ने और हमारे नायकों ने संघर्ष किया
और काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तन हो चुकी हैं। आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि जो ये सब चीज़ें हैं ये ख़त्म हो सकें, जितना जल्दी हो सकें। और मेरा काम बस इतना है कि जो घटनाएं जो घटित हुई बाबा साहब के साथ में, मैं वो सारी घटनाएं आप लोगों के सामने लाऊं और लोगों को बताऊं। और मेरा काम कोई हेट फैलाना नहीं, मैं चाहता हूं कि सभी मिलजुल के रहें, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने की, बहुत कुछ चीज़ें जानने की और साथ बैठकर मिलकर एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें हम तभी ख़त्म कर सकते हैं। एक दूसरे पे कटाक्ष करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को भूल के जो हुआ हम लोगों के साथ में, वो सामने वाले व्यक्ति को भी महसूस करनी पड़ेंगी। और वो जो दर्द हम लोगों ने सहा है वो दर्द उसे भी महसूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड ऐसी 6 कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें से ये मैंने पहली कहानी आप लोगों के सामने पेश की है। और ये कहानियाँ हर एक व्यक्ति तक जानी चाहिए, उसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कहानी ऐसी थी, इससे आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा, और आपको इस कहानी को सुनने के बाद में क्या दर्द महसूस हुआ, और आप क्या समझ पा रहे हैं इस कहानी को सुनने के बाद में कि कितनी कठिनाइयों से निकल के संविधान लिखा, महिलाओं को अधिकार दिया, दलितों को ऊपर उठाने का काम किया। और ना कि सिर्फ दलितों का, पूरे समाज के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन वो सिर्फ दलितों के मसीहा बोले जाते हैं और ऐसा गलत है कहना। तो बाकी की नई कहानी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे आप लोगों को। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरों तक कैसे पता चलेगा भाई। तो वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी, अगर हम वीडियो बना के लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।